दावे, करोड़ों की योजनाएं, लेकिन जमीन पर तस्वीर क्या है? बारिश की पहली फुहार पड़ते ही सड़कें तालाब बन जाती हैं, नई बनी सड़कें महीनों में उखड़ जाती हैं। गांव हो या शहर, गड्ढों से भरी सड़कों पर चलना किसी एडवेंचर से कम नहीं होता। आखिर ये कैसे इंजीनियरिंग है? कहां गया वो बजट जो सड़कों के नाम पर जारी हुआ? क्या फाइलों में सड़कें चमचमाती हैं और जमीन पर धूल उड़ाती हैं? और सिर्फ सड़क ही क्यों, सरकारी योजनाएं, आवास योजना, शौचालय योजना, राशन वितरण, हर जगह शिकायत एक ही, लाभार्थियों की सूची में गड़बड़ी। जहां जरूरतमंद लाइन में खड़ा है वहां पहुंच वाले फायदा उठा रहे हैं। क्या यह प्रशासनिक लापरवाही है या फिर योजनाओं में सुनियोजित बंदरबांट? टेंडर से लेकर भुगतान तक, निरीक्षण से लेकर प्रमाण पत्र तक, क्या हर स्तर पर कमीशन की परतें चढ़ चुकी हैं? जब जनता शिकायत करती है तो फाइल घूमती रहती है, जब सवाल उठता है तो जांच बैठती है, लेकिन क्या कभी किसी अधिकारी की जवाबदेही तय होती है? आज की बहस में हम किसी पार्टी को नहीं, हम उस प्रशासनिक तंत्र को कटघरे में खड़ा करेंगे जो जनता के टैक्स से चल रहा है। लेकिन क्या वही तंत्र जनता को जवाब देने के लिए तैयार है? क्या अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है? क्या जमीनी स्तर पर निगरानी सिर्फ कागजों तक सीमित है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रशासन ही जवाबदेह नहीं होगा तो विकास के दावों की असली हकीकत कौन बताएगा? तो आज की बहस में सीधे सवाल होंगे, सड़क के गड्ढों से लेकर योजनाओं की गड़बड़ी तक, कागजी विकास बनाम जमीनी सच्चाई तक। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार किस तरीके से हर जगह पर कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरीके से व्याप्त नजर आ रहा है। और ये जो तस्वीरें लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस बात का उदाहरण है कि जो बजट यूपी सरकार पेश करती है, लेकिन उस बजट का जो काम है वो आखिर क्या होता है और किस तरीके से वहां पर कार्य होते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं लगातार तमाम तरह के जो सवाल है वो इस पर खड़ी करती हुई नजर आती है कि आखिर किसकी जवाबदेही है, कौन इसके पीछे का जिम्मेदार है और कौन आखिर जवाब देगा। क्योंकि योजनाओं के नाम पर, सड़कों के नाम पर देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर बड़े से बड़ा जो बजट है वो पेश किया जाता है, लेकिन वो बजट आखिर जाता कहां है? प्रशासन क्या कुछ काम करता है, वो भी एक बड़ा सवाल। और इस पर देखिए तमाम जो ट्वीट्स हैं वो भी बिल्कुल सामने आ रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है, जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं उनको उठाने का काम कर रहा है। और यही वजह है कि लगातार जो ट्वीट्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार जो ट्वीट्स है उनकी बौछारें हो रही हैं। तमाम तरह के सवाल विपक्षी दल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार से ये सवाल कर रहे हैं, प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि आखिर जवाबदेही किसकी है इसके पीछे की। क्योंकि जो हकीकत है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो ऐसी योजनाएं सरकार लाने की बात करती है, कैसे उसमें बंदरबाट होता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, ये इस बात का उदाहरण है कि कहां ये बजट जाता है, किस तरीके से सरकार तमाम योजनाएं लेकर आती है, लेकिन क्या ये जो चमचमाती हुई योजना है वो सिर्फ कागजी फाइल में ही नजर आती है? जमीनी हकीकत क्या कुछ और ही है। और यही वजह है कि देखिए लगातार जो ट्वीट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। महोबा में देखा गया कैसे पानी की टंकी में जो बंदरबाट हुआ है, वो भी तमाम तरह के जो सवाल है वो खड़ा करता हुआ नजर आता है। यूपी के महोबा से तस्वीर लगातार सामने आ रही है, जहां पर जल जीवन मिशन की बदहाली साफ तौर पर देखिए नजर आ रही है। महोबा में 65 लाख खर्च कर पानी की टंकी का निर्माण किया गया। पानी भरते ही जो पानी की टंकी है उसमें दरार पड़ गई और देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से जो पानी की टंकी है वो कैसे झरने का रूप लेती नजर आई। तो लगातार इस पर भी तमाम जो सवाल है वो खड़े हुए नजर आते हैं। और सवाल ये कि कागजी विकास बनाम जमीनी सच्चाई, आखिर इसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है? कहां ये पैसा जा रहा है, कहां घोटाला हो रहा है, कहां भ्रष्टाचार हो रहा है? बात चाहे सड़कों की हो, जिस तरीके से देखा जाता है कि सड़कें कैसे अब गड्ढे का रूप लेती नजर आती, तमाम बड़े हादसे होते रहते हैं। नोएडा में युवराज का केस रुका नहीं था, उसके बाद देखा गया किस तरीके से नोएडा में एक और एक बड़ी घटना हुई जिसमें 3 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। तमाम तरह के सवाल, लेकिन जहां पर सबक लेना चाहिए प्रशासन को, सरकार को, वहां पर भी देखा जाता है कि कोई भी सबक नहीं लिया जाता, कोई भी सीख नहीं ली जाती। और यही वजह है कि लगातार जो ऐसी घटनाएं हैं वो सामने आती हुई नजर आती है। कैसे इस पर रोक लगेगी, एक ये भी बड़ा सवाल है। क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी विभाग हो, देखा जाता है हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। और लगातार ये जो तस्वीरें हैं वो
उदाहरण है इस बात का, वो गवाह है इस बात का कि किस तरीके से इसमें बंदर बाट होता हुआ नजर आता है, किस तरीके से बड़ी लापरवाही होती है और कैसे आम आदमी इसमें पिसता नजर आता है। तो देखिए तमाम सवाल बिल्कुल इस पर खड़े हो रहे हैं। आज की बड़ी बहस है यूपी में प्रशासनिक लापरवाही या फिर सुनियोजित भ्रष्टाचार है, ये इसी पर है। तमाम सवाल जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस पर। देखिए विपक्ष भी तमाम मुद्दे इस पर उठाता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर कौन जनता को जवाब देगा। जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर कब भ्रष्टाचार रुकेगा और लगातार कैसे जो भ्रष्टाचार है वो लोगों की जिंदगियां निगलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो महोबा में पानी की टंकी में देखा गया किस तरीके से उसकी टेस्टिंग के दौरान ही पानी की टंकी में पूरी तरीके से दरार आ गई। भ्रष्टाचार जो था वो सीधे तौर पर उजागर होता हुआ नजर आया। आगरा से भी खबर हमने देखी जहां पर देखा गया कैसे वहां पर जो सड़क है वो धंस गई, उसके चलते ट्रैक्टर जो था वो पलट गया। जो चालक था उसने कैसे भी करके अपनी जान बचाई। ये भी बहुत बड़ा सवाल कि आखिर इस तरीके से अगर भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं तो आम आदमी की जो जान है इसी तरीके से उसको खतरा होगा। महोबा में भी देखिए तस्वीर देखने को मिली किस तरीके से वहां पर दूध में पानी मिलाया जाता है। 2 बाल्टी पानी में कैसे 1 लीटर पैकेट का जो दूध होता है उसको डाला जाता है। तमाम तरह के भ्रष्टाचार बिल्कुल खड़े होते हुए नजर आते हैं और देखिए इस पे एक बड़ा सवाल कि आखिर इसकी जो जवाबदेही है वो किसकी है। कानपुर से भी एक तस्वीर लगातार सामने आ रही थी, कैसे अस्पताल में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार। तो देखिए तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीर महोबा की तस्वीर थी, ये कानपुर की तस्वीर जहां पर देखिए कैसे अस्पताल परिसर के अंदर कैसे जो कुत्ते हैं वो घूमते टहलते नजर आते हैं। किसकी जवाबदेही है, कौन इसके पीछे का जिम्मेदार है, कौन जवाब देगा, किसी को कोई खबर नहीं। सोनभद्र से एक खबर जहां पर देखिए कैसे अवैध खनन का कारोबार दिन दहाड़े धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार जो प्रशासनिक अधिकारी है कोई भी जवाब देने को इस पर तैयार नहीं। कानपुर जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है, देखिए यहां पर किस तरीके से सड़क के किनारे गंदगी का अंबार लगा हुआ साफ तौर पर नजर आता है। एक बड़ा सवाल यह कि क्या जब यहां पर बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के दौरे होते हैं तब देखा जाता है कैसे इस पर हरे पर्दे लगाकर इसको पूरी तरीके से ढकने का काम किया जाता है। कानपुर जिसको स्मार्ट सिटी कहते हैं पूरी तरीके से कहा जाता है कि अब ये बदल गई है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो आपके सामने है, स्क्रीन पर है। कैसे जो गंदगी का अंबार है वो लगा हुआ नजर आता है। लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन कोई भी सुध नहीं लेता है। फतेहपुर से एक खबर, इसको डामर रोड कहा जा रहा था, लेकिन देखिए इसमें कहां डामर है ये किसी को पता नहीं है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से लोगों के आवागमन में भारी दिक्कतें आ रही है, लोग परेशान हैं, बड़े हादसे होते हैं। गोंडा से ये तस्वीर जहां पर देखिए जिस अस्पताल में मरीज होने चाहिए, जिस अस्पताल के बेड पर मरीज होने चाहिए, कैसे वहां पर कुत्ते लेटे हुए हैं, लेकिन कोई सुध नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है शायद इस अस्पताल का, और यही वजह है कि किसी की जवाबदेही रही। सोनभद्र से ये खबर देखिए, सोनभद्र से भी तस्वीरें देखी गई जहां पर एम्बुलेंस सेवा नहीं है। कैसे एक ठेले पर जो बच्चा है वो कैसे अपने जो माता है उनको लेकर गुजरता है। हमीरपुर से भी कुछ ऐसे ही तस्वीर कुछ समय पहले देखी गई। तो ये जो भ्रष्टाचार की तस्वीरें उजागर होती हैं ये वाकई बेहद ही निंदनीय तस्वीरें हैं। और सवाल ये कि आखिर कौन सी स्मार्ट सिटी है, कौन सा उत्तर प्रदेश कौन सा हब बनता चला जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की बात की जा रही है, लेकिन देखिए जो जमीनी हकीकत है वो क्या कुछ है वो आपके सामने है। आज जनता लगातार सवाल पूछ रही है कि आखिर भ्रष्टाचार कब रुकेगा, क्योंकि जब ये भ्रष्टाचार होता है ना तब सीधे तौर पर जो जनता है उसी को कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ती है। सड़कों पर इतने गड्ढे हैं कि तमाम खबरें रोज हम देखते हैं कि कैसे गड्ढे में गिर जाने से कैसे लोगों की जानें जा रही हैं। नोएडा में देखा गया युवराज का केस सबने देखा, उसके बाद देखा गया कैसे आज भी एक खबर सामने आई, 3 साल के मासूम बच्चे की गड्ढे में गिर जाने से मौत हो जाती है। लोग शिकायत करते रह जाते हैं, उनका यह साफ तौर पर कहना कि कोई भी सुध नहीं लेता है। लगातार हम शिकायतें करते हैं लेकिन जिम्मेदार मौन बैठे रहते हैं, कोई की कोई अपनी जवाबदेही नहीं समझता है, और यही वजह है कि लगातार जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ता नजर आता है। तो तमाम तरह के सवाल इस
तस्वीरों के जरिए उठाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि देखिए, सरकार लाख दावे कर ले, लाख योजनाएं ले आए, लाख बजट पास कर ले उत्तर प्रदेश को विकसित करने में, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कितना है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हर जिले की जो खबरें निकल कर आती हैं, कैसे भ्रष्टाचार के चलते जो आम जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता नजर आता है, उसका ये उदाहरण है। उसकी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, कोई भी ऐसा विभाग, चाहे वो कोई भी विभाग हो, देखिए वो अछूता नहीं रहा है भ्रष्टाचार से। और यही वजह है कि देखिए कैसे स्कूल के अंदर जो मिड डे मील चलाया जाता है, पौष्टिक आहार देने की बात कही जाती है बच्चों को, उसके लिए अलग से बकायदा बजट पेश करती है सरकार। आखिर कहां जा रहा है वो बजट? कौन बीच में बंदर बाट कर देता है, कौन घपला करता है, कौन पैसे खा जाता है, ये तमाम सवाल। और सिर्फ क्या वाकई कार्रवाई कर देने से, जांच बैठा देने से ही सब कुछ हो जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद कहीं ना कहीं कोई मामले ऐसे होते जिसके बाद ये तस्वीरें हमें शायद ना देखने को मिलती। लेकिन देखिए, दुख की बात यह है कि ये तस्वीरें रुकती नहीं हैं। ये रोज खबरें सामने आती हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार जो है वो देखने को मिल रहा है। तो तमाम तरह की योजनाएं लाने की बात कही जाती है और बड़ा सवाल ये कि क्या फाइलों में सड़कें चमचमाती हैं और जमीन पर धूल उड़ाती है। और सिर्फ सड़क ही क्यों, देखिए सरकारी योजनाएं की बात हो तो आवास योजना, शौचालय योजना, राशन वितरण, हर जगह शिकायत सिर्फ एक ही है कि लाभार्थियों की सूची में आखिर गड़बड़ी है। और देखिए जहां जरूरतमंद लाइन में खड़ा है वहां पहुंच वाले फायदा उठा रहे हैं। क्या ये प्रशासनिक लापरवाही है या फिर योजनाओं में सुनियोजित बंदरबाट है? टेंडर से लेकर भुगतान तक, निरीक्षण से लेकर प्रमाण पत्र तक, क्या हर स्तर पर कमीशन की परतें चढ़ चुकी हैं? जब जनता शिकायत करती है तो फाइल घूमती रहती है, जब सवाल उठता है तो जांच बैठती है। लेकिन क्या कभी किसी अधिकारी की जवाबदेही तय होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज की बहस में किसी पार्टी को नहीं हम सवाल कर रहे, बल्कि देखिए हम उस प्रशासनिक तंत्र को कटघरे में खड़ा करेंगे जो जनता के टैक्स से चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन क्या ये वही तंत्र जनता को जवाब देने के लिए तैयार है? क्या अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है? क्या जमीनी स्तर पर निगरानी सिर्फ कागजों तक सीमित है? और देखिए सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रशासन ही जवाब दे नहीं होगा तो विकास के दावों की असली हकीकत कौन बताएगा? आज की बहस में सीधे सवाल होंगे, सड़क के गड्ढों से लेकर योजनाओं की गड़बड़ी तक, कागजी विकास बनाम जमीनी सच्चाई तक। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। यूपी में प्रशासनिक लापरवाही है या फिर सुनियोजित भ्रष्टाचार? हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से चंचल यादव जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस हमारे साथ अभी रवि प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र श्रीवास्तव जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरेंद्र जी आप ही से शुरुआत करेंगे। नरेंद्र जी, जो हम हर रोज हर दिन जो खबरें देखते हैं, किस तरीके से चाहे सरकार लाख दावे कर ले, देखा गया यूपी में बजट को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के नाम पर बहुत बड़े बड़े जो बजट हैं वो पेश किए जाते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के लिए हो, शिक्षा विभाग के लिए हो, तमाम विकास योजनाओं के लिए हो। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग से जुड़ी हो, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई, और देखा गया कैसे महोबा में पानी की टंकी का ये जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, सामने आया है। अभी इतना बजट पेश हुआ, इसके लिए बकायदा काम हुआ और 65 लाख रुपए की लागत से कहा जा रहा है कि ये पानी की टंकी बनाई गई। लेकिन देखिए जब टेस्टिंग ही की जा रही थी तभी किस तरीके से दरार आ गई और जो पानी की टंकी है वो झरने का रूप ले ली। क्या कुछ कहेंगे ये जो भ्रष्टाचार की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं? नरेंद्र जी, देखिए भ्रष्टाचार जो है एक लंबी बहस है। हमारा अपना जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप में जी रहे हैं। जो शासन तंत्र है वो डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक में चुनाव का अपना एक महत्व है। चुनाव के माध्यम से सारी चीज़ें तय की जाती हैं। चुनाव इतना महंगा हो गया है कि भ्रष्टाचार रुक ही नहीं सकता। चुनाव में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। मेरी अपनी जानकारी है, 40 लाख या 42 लाख रुपए विधानसभा
चुनाव लड़ने के लिए सीमा है खर्च की, और 70-72 लाख रुपए लगभग उसकी है पार्लियामेंट की, लोकसभा चुनाव लड़ने। तो इन दोनों चुनाव में जो सीमा तय की गई है, उस सीमा में चुनाव पूरी तरह लड़ पाना बड़ा असंभव है, संभव ही नहीं है। तो अगर नेता अगर चुनाव में पैसा खर्च कर रहा है तो कहाँ से खर्च करेगा? कितनी सैलरी मिलती है? 5 साल जितना चुनाव का खर्च हो जाता है, तो 5 साल की पूरी सैलरी मिला लीजिए, नहीं होती है, बहुत कम होता है उसका, एक अंश होता है। एक तो बड़ा कारण मेरी समझ से ये कि अगर हम ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार में कमी आए, भ्रष्टाचार खत्म हो, तो हमें चुनाव के तरीके को बदलना पड़ेगा। चुनाव में पैसे खर्च जो होते हैं वो कम करना पड़ेगा। 70-72 लाख रुपए भी कम नहीं होते जो लोकसभा चुनाव में लगभग खर्च किए जाते हैं। खर्च सीमा जो है, तो चुनाव में अगर सीमा जो है, चुनाव में खर्च को कम करना ही पड़ेगा। मेरा अपना मानना है, एक बार एक कैबिनेट डिसीजन हुआ था जिसमें ये तय किया गया था कि जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उनके पैसे जो है चुनाव के, वो उनके उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को सरकार उठाएगी। वो कैबिनेट डिसीजन हुआ, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसमें कहाँ चला गया वो। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब तक चुनाव में खर्च होने वाले पैसों पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, ये भ्रष्टाचार रुक ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं से लोग पैसे की व्यवस्था करेंगे, और भ्रष्टाचार के शॉर्टकट मार्ग, जिम्मेदार लोगों को शॉर्टकट रास्ता मिलता है वो इस पैसे। दूसरी चीज, पब्लिक को भी सोचना होगा। पब्लिक भी चुनाव में अनाप शनाप काम करती है, किसी से पैसे लेती है, किसी से कुछ और लेती है, किसी तब जाकर के वोट देती है। तो पब्लिक जैसा जनप्रतिनिधि चुन रही है, जैसी सरकार चुन रही है, जैसा विपक्ष चुन रही है, वैसा रिजल्ट भी हमारे सामने है। जी ठीक है नरेंद्र जी, हमारे साथ संवाददाता दीपाल जी से चंचल यादव जी भी जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। चंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंचल जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, तमाम तस्वीरें देखी जा रही है इस वक्त भ्रष्टाचार की, चाहे वो महोबा में देखा गया हो, पानी की टंकी में किस तरीके से टेस्टिंग के दौरान ही दरार पड़ गई और पानी की टंकी किस तरीके से एक झरने का रूप लेती नजर आई। नोएडा में देखा गया, कुछ समय पहले युवराज की मौत हो जाती है प्रशासन की लापरवाही के चलते, और अभी फिर देखा गया किस तरीके से एक 3 साल के मासूम की मौत हो जाती है गड्ढे में गिरकर। तमाम इस वक्त तस्वीरें देखी जा रही है। यूपी में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सरकार बजट तो बहुत बड़े बड़े पेश करती है, लेकिन जो तस्वीरें भ्रष्टाचार की उजागर हो रही है, अखिलेश यादव ने भी देखिए इस पर ट्वीट किए हैं। महोबा में जो पानी की टंकी में दरार आई और किस तरीके से वो उससे पानी बहता हुआ नजर आया, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए मैडम, आज के समय अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले तकरीबन 9 सालों में उत्तर प्रदेश में और 12 सालों में पूरे देश में। अगर आपने देश की अगर हम बात करें तो देश में इतनी चर्चा होती है पुल गिरने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के छत गिरने के लिए, एयरपोर्ट्स कहीं धराशायी हो रहा है, कहीं रोडें बैठ जा रही हैं, मतलब कितनी सारी वीडियो आप सब दिखाते रहते हो। तो भ्रष्टाचार के, मैंने कहा, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक जो है करप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। मैं आपको वानगी बताता हूं जिस मुद्दे पर हम लोग आज बैठे हैं। जल शक्ति मिशन में मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होगा अगर सही से जांच कर ली जाए इसकी तो। और ये भाजपाइयों ने सारी पराकाष्ठा पार कर दी है, जान लीजिए, घोटाले के लिए। ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जहां की आरसीसी, इंटरलॉकिंग और गांव की गलियां और रोडों को न खोद के तोड़ दिया गया हो। ये हर कोई जानता है। अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी का एक विधायक उससे नहीं रहा गया, उसकी भी जमीन खिसक चुकी है वहां क्षेत्र में, तो भी एक तरीके से समझिए कि लाइमलाइट में आने के लिए, तो मैं उस पर नहीं आना चाहता। लेकिन एक मंत्री को उससे सवाल पूछा कि भैया ये बताओ कि किस पैमाने पे हम जनता के बीच में क्या मुंह लेके जाएं। और आपको मैं बता दूं, हस्र ये हो गया है कि आप यहां हम बैठे हैं, इतने सम्मानित साथी हमारे बीजेपी के पांडे जी बैठे हैं, इनसे भी पूछ लोगे इनके गांव की मोहल्ले के रोड जो खुद गई होगी बना नहीं पाएंगे ये लोग। और मैं बता दूं कि कहीं भी टोटी में, एक भी टोटी में पानी नहीं आ रहा है। और आप सोचो कि वो केवल और केवल गुजरात की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने बहुत ही सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड करप्शन जो है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में किया है। और मैं बताऊं, जिस मैं जिले से आता हूं, आजमगढ़ जिला, जो वहां पे पानी की कोई जरूरत, मतलब इस तरीके से पाइपलाइन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केवल अपने जो है उद्योगपति साथियों को पैसा कमवाने के लिए, और जो टंकियां, तो बता दूं कि
लोग उस टंकी के आसपास जाना भी नहीं चाहते। जितनी टंकियां बन रही हैं वो सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। पहली चीज। दूसरी चीज बता दूं आपको कि एक डिपार्टमेंट नहीं मैडम, मैं जिस जिले से आता हूं वहां पे ग्रामीण अंचल में हमारा देवारांचल पड़ता है। देवारांचल में सबसे प्रमुख हमारी जो गन्ना की खेती होती है, गन्ना की खेती की वानगी बता दूं कि 3 हिस्सा गन्ना अभी किसानों के खेतों में पड़ा हुआ है, जो कि अब तक तकरीबन 1 हिस्सा बचे रहना चाहिए था अगर सही तरीके से अगर जो है मिल काम करती। अब जो मिल काम कर रही है, मैं आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूं, मेरे पास वीडियो है। मैं रात में एक दिन 12 बजे रात में पहुंच गया चीनी मिल पे। हमारा किसान ट्राली पे गन्ना लाद करके तकरीबन 4-4, 500-500 मीटर दूरी तक खड़ा है। और उसके बाद वहां का जीएम और वहां का जो सीसीओ है गन्ना अधिकारी, अब तो मेरा फोन ही नहीं उठाते वो सब, उन दोनों लोगों ने जो है, जो जिनकी गन्ना की पर्ची नवंबर दिसंबर की आई है, वो जनवरी में पर्चियां नहीं आई उनकी। अब आप बताओ, गन्ना लेके बेचारा पहुंच गया। जो सेंटर पैसा दे रहा है, कमीशन दे रहा है, उनकी गन्ना की माप तौल हो जा रही है। इसके अलावा जो गन्ना अगर किसान लेके पहुंच गया, वहां पे मुहाने पे लेके पहुंच गया गन्ना लेकर के, तो कहता भैया आपकी गन्ना काली है, आपकी गन्ना सूखी है, आपकी गन्ना में ये समस्या है, उसको रिजेक्ट करने का काम करता है। आप कल्पना करो कि 1 बीघे गन्ना की बोआई का खर्चा आज के समय में मैडम, जो लोग किसानों की आय दोगुनी करने चले थे, उन्होंने लागत दोगुनी कर दी है। और सोचिए, हमारी सरकार जब 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो गन्ना 190 रुपए प्रति कुंटल हुआ करती थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 190 से ला करके उसको तकरीबन 310 रुपए तक पहुंचाने का काम किया। हम लोगों ने 5 साल में तकरीबन 120 रुपए प्रति कुंटल हम लोगों ने रेट बढ़ाए। और बीजेपी ने 9 सालों में, बड़े हास्यास्पद बात समझिएगा मैडम, ये जो किसान विरोधी सरकार है, बीजेपी ने पूरे 9 सालों में 310 रुपए से लेकर के अब जाके 390 रुपए उन्होंने पहुंचाया है 10 सालों में। जहां किसानों की लागत दोगुनी हो गई। जहां पहले गन्ना के बुआई का 1 बीघे खर्चा तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए लगता था, आज के समय में 15 से 20,000 रुपया, 15,000 रुपया खर्चा गन्ना का लगता है। गन्ना की बुआई और मैं उसकी कटाई। मैं मैडम बता दूं, मैं गन्ना किसान, हम लोग गन्ना खेती करते हैं। 65 रुपए प्रति कुंटल हमारी गन्ना की छिलाई खर्चा आता है। ढुलाई के लिए 4,000 रुपए, मतलब अपने घर से लेकर के, खेत से लेकर के चीनी मिल तक जो है तकरीबन 4,000 रुपए लगता है। अब जो ड्राइवर जाएगा उसका 1,000 रुपया खर्चा होता है। अब आप सोचो कि तकरीबन अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे 100 कुंटल गन्ना अगर ट्राली पे लाद के लेके जा रहे हो आप, तो तकरीबन 6500 रुपए केवल आपका छिलाई खर्चा हो गया। और लोडिंग का खर्चा है, फिर 4,000 उसका खर्चा, तकरीबन 12 से 13,000 रुपए, 11-12,000 रुपए खर्चा आपका ये हो जाएगा। अब जब वहां पहुंचता है तो जो ये अधिकारी इनके जो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं, वो क्या कहते हैं, भाई साहब आपकी गन्ना जो है हम रिजेक्ट करते हैं। वो आपको 390 रुपए, 400 रुपए मिलने के बजाय उसको 320-325 रुपए में खरीदा जाता है। अब किसान बेचारा बेबस लाचार होता है, रात में वहां जब पहुंचता है तब देखता है कि भाई अब तो हमें जो ही मिल जाए वही मिल जाए। आज हालत ये हो गई है मैडम, लोग गन्ना किसानी छोड़ देंगे हमारे यहां की, ये हालत कर दिया है। आपको याद होगा, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में आजमगढ़ में बनाने का काम किया। और मैं बता दूं कि आजमगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों की भी गन्ना वहां खपत हो सकती है। लेकिन इस भाजपा की किसान विरोधी सरकार ने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार युक्त कर दिया है उस मिल को। ये तो एक डिपार्टमेंट आपका हो गया मैडम। कोई थाना चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार आज के समय में चरम पे नहीं है। ये पांडे जी बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, अपने गांव में जो रोड खुद गई हैं, वो जो जल शक्ति मिशन वाला जो इनका विभाग है काम करने वाला, कहीं पे भी जो है रोडों को ढका नहीं गया है। वो रोडें आज के समय में खुद ही हो गई हैं। जो समाजवादी पार्टी के शासन में आरसीसी इंटरलॉकिंग जो रोड बनी हुई थी, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ठीक है रवि जी, क्या कुछ कहेंगे? जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना देखा जा रहा था, लेकिन कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, तमाम तस्वीरें सामने आ रही, चाहे वो महोबा से हो, पानी की टंकी का मामला हो, आगरा में जो सड़क धसी उसका मामला हो, महोबा में कैसे स्कूली बच्चों को जिस तरीके से मिड डे मील में पोषक तत्व देने की बात कही जाती थी, कैसे उनको 2 लीटर देखिए कितना पानी था उस 2 बाल्टी में और उसमें 1 लीटर पैकेट में दूध मिला के दिया जाता, किस तरीके से देखते? सबसे पहले तो रवि जी आवाज नहीं कहना चाहता हूं, मुझसे पूछ रही हैं? जी बोलिए। प्रिया जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जितना भी ढिढोरा पीट ले उत्तम प्रदेश का, लेकिन ये सर्वविदित है कि ये प्रदेश भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुका है। क्यों डूबा है, मैं आपको इसके कुछ दृष्टांत बताता हूं। अभी आपने कहा कि पानी की टंकी टूट गई महोबा में। आप जल शक्ति मिशन के अंतर्गत जितनी भी टंकियां बनी हैं और जितनी भी पाइपलाइन बिछाई गई है प्रदेश में,
सर्वोत्तम भ्रष्टाचार इसमें हुआ है और गुणवत्ता के मानक का पालन बिल्कुल नहीं हुआ। किसी गांव में जाके देख लेंगे, पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सोच ये थी कि उत्तर प्रदेश में आर्सेनिक और फ्लोराइड ज्यादा मिला हुआ है पानियों में, तो कम से कम 400 फीट नीचे से अगर पानी आएगी तो ये मान्यता कि शुद्ध जल उस गरीब जनता को मिलेगी। लेकिन आज काई युक्त पानी यह जनता पीने के लिए मजबूर है और वो आधे लोगों तक तो पहुंच नहीं रही है। और मैं आपके पास दावे के साथ कहता हूं कि सरकार चाहे तो इस पे श्वेत पत्र ला सकती है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब आ जाइए, आप आपने अभी कहा कि पुष्टाहार में उन बच्चों को कहा गया था विद्यालय में मिड डे मील देने का। आज हालत ये है कि कहीं सूखी रोटियां तक आप देते हैं, छिपकली कहीं मिल जाती है, कोई पत्रकार अगर इसको उठा देता है तो आप उसको जेल में डाल देते हैं। अब रोड पे जरा बात कर लेते हैं। ये आपको मैंने एक दिन आपके टीवी चैनल पे कहा था कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली एक लिंक एक्सप्रेसवे बनी है जो गोरखपुर आती है 91 किलोमीटर का, और उसके लागत था उसका 7288 करोड़ रुपया। जब आप उसको पर किलोमीटर में देखेंगी तो वो करीब करीब 80 करोड़ पर किलोमीटर का खर्चा आता है। 80 करोड़ पर किलोमीटर की लागत से बनने वाली सड़क 80 दिन में 80 जगह से टूट गई थी। 20 जून को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको उद्घाटन किया था उसका। जब एक्सप्रेस वे का ये हाल है, उसमें कम से कम 100 पैच आप लगा चुके हैं, तो आप सोच सकती हैं कि क्या है। तीसरी, अब आ जाइए धान के घोटाले में। हमारे यहाँ तो आपने ढिढोरा पीटा था कि हम C+2 आपको दे देंगे। 2300 कुछ रुपए, 80-85 रुपए आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य स्थापित किया है धान का, और धान आज खरीद रहा है जो व्यापारी है 1900 रुपया खरीद रहा है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो कितनी धान खरीदी है, धान को खरीद रखने के लिए उसके लिए कम से कम बोरों की आवश्यकता होती है, वो ये पता लगा दे श्वेत पत्र जारी करके कि कितने बोरे खरीदे, किस फर्म से खरीदे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धान की खरीद में घोटाला, पुष्टाहार में घोटाला, रोड के बनवाने में घोटाला, और आप किसी भी जगह चले जाइए तो दलाली से आकंठ डूब चुके हैं लोग। अभी अभी हमारे मित्र कह रहे थे श्रीवास्तव जी की चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, कि भाजपा के खाते में आज की तारीख में 10,107 करोड़ रुपया जमा है। फिर कह रहा हूं 10,107 करोड़ रुपया जमा है, और 789 जिलों में लगभग 500 जिलों में इसका जो बन गया है भाजपा का कार्यालय, वो 3 स्टार होटल से कम नहीं है, और प्रदेशों में तो 7 स्टार होटल है, जिसका खर्चा करीब 6,000 करोड़ रुपया हुआ। और जब ये 2014 में आए थे तो इनके खाते में केवल 294 करोड़ रुपया था। ये पैसा कहां से आया? अगर ये भ्रष्टाचार नहीं किए तो कौन इनको दे रहा है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का आप दिखा करके भय और सारे लोगों को ले आ रहे हैं अपने में, और भ्रष्टाचार में आकंठ डूब करके आप प्रदेश में डमडमा बजा रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। अगर यह सरकार इतनी ही संवेदनशील है कि भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार है, तो जल जीवन मिशन की जांच कराइए, रोडों की जांच कराइए। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। मेरे गांव में मेरे बेटे के नाम से शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह मार्ग है, करीब 9 किलोमीटर का, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उसका निर्माण पिछले साल से पिछले साल हुआ था। पिछले साल को था एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, जिसको 7,20,000 रुपया था। मैं स्वयं एक्सीएन के पास पूरे साल जाकर के अनुनय विनय करता रहा, लेकिन 1 साल का वो पूरा वित्तीय वर्ष बीत गया, वहां आकर के रोड पे लाइनिंग तक लगाई नहीं गई, और 1 साल में ही वो रोड टूट गई। फिर मैं इस साल दूसरे वित्तीय वर्ष में पूछता रहा कि पैसा आपने पास किया कि नहीं किया। बताया गया कि पैसा पास हो गया। मैंने कहा 7,20,000 में 20,000 तो कम से कम खर्च कर देते। ये मैं आपको ऑथेंटिकेटेड बता रहा हूं, कहेंगे तो कल उनके पास जाकर के बात कर देंगे। तो ये हाल है कि इनके जमाने में ना, आज की तारीख में जो भी ब्यूरोक्रेसी है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। थाने भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। अदालतों की बात मत कहिए, और आप बात कहेंगे कि नहीं ये भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है, यह प्रदेश उत्तम नहीं है, यह प्रदेश नरोत्तम होते जा रहा है। ठीक है रवि जी, प्रिया जी। ठीक है। विकास पांडे जी, क्या कुछ जवाब देंगे इस पर, क्योंकि लगातार ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं भ्रष्टाचार की, क्या कोई विभाग बचा हुआ है आपकी नजर में? एक सवाल मेरा ऐड कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा जवाब देने में इनको, विकास भाई को। बोल दूं क्या? बोलिए। विकास भाई देखिए, मेरे पास बाकायदा डेटा है। ये जहाँ जहाँ टंकियाँ गिरी हैं, ये आपका है सीतापुर में 29 मई 2025 को 2.5 लाख लीटर की टंकी स्ट्रक्चर समेत ढह गई। जेईए सस्पेंड हुए, बर्खास्त हुए। लखीमपुर खीरी अप्रैल 2025 टंकी ढह गई, फसल पूरी नुकसान हो गई। कानपुर देहात ग्रामीण क्षेत्र में 25 अप्रैल 2025 को टंकी गिरने से बाउंड्री और सोलर सिस्टम पूरी तरह टूट गया। कासगंज एटा
में जून 2025 में करीब 14 करोड़ की लागत से ओवरहेड टैंक गिरी, ठेकेदार गिरफ्तार हुआ। चित्रकूट में निर्माणाधीन टंकी गिरी, मजदूर की मौत। महोबा में 65 लाख की नई टंकी पानी भरते ही दरार पड़ गई और गिर गया वो जो है। इसके अलावा आपका जो है अमेठी में लोकायुक्त की जांच चल रही है, सिद्धार्थनगर में बदहाल टंकी की शिकायत है, रायबरेली में लोकायुक्त की जांच चल रही है, प्रयागराज में काम पूरा नहीं हुआ, पानी का लोग आम जनता विरोध कर रही है। ये इस तरीके से तमाम जिलों के, मैं बता रहा हूँ, ये ऑथेंटिक जिलों की बानगी दिखा दी, फिर भी भाजपा कहेगी कि भ्रष्टाचार ये ऑथेंटिक है। इसके अलावा मैं बता रहा हूं मैडम, इसके अलावा बता रहा हूं, इनका एक नारा था, आपको याद होगा, चंदा लो धंधा दो, पूरी दुनिया में ट्रेंड हुआ। हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी पार्टी थी जिन्होंने चंदा लो धंधा दो, सुनिए, जिन्होंने जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से जो है वैक्सीन, जैसे जो वैक्सीनेशन जो कंपनियां थी उसमें कोरोना पीरियड में जब लोग त्राहिमाम थे, लोग मर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे, उस आपदा में चंदा ले रहे थे। भाइयों बहनों, चंदा लाओ। तो इस तरीके से इनका जो आज के समय में 10,107 करोड़ रुपए जो उनके खाते में पैसा आया है, वो चंदा लो धंधा लो के जैसा आया है। निकल कर आ रही है। और सिर्फ देखिए, पानी की टंकी का ही मामला नहीं है, चाहे वो कोई भी, क्या कोई विभाग ऐसा बचा हुआ है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? बोलिए विकास जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। सबसे पहली बात देखिए, निश्चित तौर पर टंकी गिरने की जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया और टंकी सहित जो मुद्दा था, वो विशुद्ध रूप से जो सड़कें बदहाल हैं या तमाम सी बदहाली के बिंदु जो आपने गिनाए थे अभी अपने विश्लेषण में, उनको लेकर के आपने सरकार का भी ध्यान दिया और मुझे लगता है हमारे विपक्ष के साथियों ने इस पर बहुत ध्यान दिया। मुझे लग रहा है जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया। इतना ध्यान वो अगर अपनी सरकारों में दे रहे होते विपक्ष के हमारे साथी, तो मुझे लगता है आज वो विपक्ष में नहीं बैठे होते, जितना ध्यान उन्हें आज देने की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन आज ध्यान वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो सरकार से बाहर है। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ मेरे साथी से। मेरे साथी ने तमाम डेटा बता दिया, यहाँ टंकी गिरी, यहाँ टंकी गिरी। आपको मालूम है 2 कंपनियां जिस आप बात कर रहे थे 2014 के जिस प्रकरण की, जहां 2016 के जिस प्रकरण में टंकी गिरी, वो कंपनी ब्लैकलिस्ट की गई। ये आपको भी पता होगा। तो पूरी बात बता देते तो मुझे लगता है दर्शकों को हर चीज भी पता लगती कि सरकार भ्रष्टाचार हुआ है अगर कहीं, तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भी इख्तियार करती है। 21 मार्च 2025 अभिषेक प्रकाश सहित 11 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। क्यों सर? ऐसे ही कर दिया था? अखिलेश यादव को शान में गुस्ताखी कर दी इसलिए कर दिया था? या माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जूते किसी अधिकारी ने नहीं उठाए इसलिए सस्पेंड कर दिया था? अरे जवाब दो पांडे जी, जवाब तो दे नहीं पा रहे हो आप। डरिए मत सर, डरिए मत। कहां आप फर्जी बातें कर, लफाजी वाली बातें कर रहे हो? जवाब तो दो, जो सवाल पूछा जा रहा है। ये बताओ, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम चंदा खाए कि नहीं खाए? प्रिया जी आप सुनिश्चित करिए। क्या आप फर्जी बातें कर रहे हो आप? अब जूता चप्पल की बात कर रहे हो आप। अरे यहाँ डिबेट करो यार। बीजेपी के प्रवक्ताओं की दिक्कत यह है ना, जब वो कुछ नहीं पाते तो फर्जी बातें करते हैं आकर के। विपक्षी दलों से सवाल पूछने का शायद ये मौका नहीं है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है ना, इसी पर जवाब दे दीजिए। फिर आपके पास जो डेटा होगा आप भी सामने रख दीजिएगा। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं हर तस्वीर का जवाब दूंगा प्रिया जी, मैं हर तस्वीर का। लेकिन जो मेरे साथियों सपा की सरकार में क्या हुआ, बसपा की सरकार में क्या हुआ विकास जी? इस पर बात करना टाइम वेस्ट है, उससे ज्यादा शायद कुछ नहीं है। और टाइम बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है ना, ये आप भी जान रहे कितना संवेदनशील मुद्दा है। क्योंकि जब इस तरीके से तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, नोएडा में देखा गया युवराज का केस चर्चित था पूरी तरीके से, लेकिन कैसे एक फिर 3 साल के मासूम बच्चे की गड्ढे में ही गिर जाने से मौत हो जाती है। तो ये जवाबदेही तो सत्ता की बनती है ना, सरकार की जवाबदेही होगी। प्रशासन अगर लापरवाही बरत रहा है, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, तो ये जवाब कौन देगा? विपक्ष से सवाल पूछूं क्या विकास जी? इस पर कह लिया आपने। बोलिए विकास जी। बात सड़कों की थी, बात नोएडा की थी, बात हमीरपुर की थी, बात महोबा की थी, बात गन्ना किसानों पर आ गई, और बात यहां तक आ गई कि उस बीच आपको भी याद नहीं आया प्रिया जी कि इन्हें विषय पर लाया जाए। अब जब अगर सवाल छोड़े हैं तो मेरी तो जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन सवालों का जवाब दूं। जैसे मैं प्रिया जी, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, भाई मैं हाथ ही जोड़ सकता हूं, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि जब सवाल छोड़े गए हैं तो जो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे क्या बोलना है ये मैं तय करूंगा। मैं थोड़े ना तय कर सकता हूं प्रिया जी को क्या बोलना है, मेरे साथी आरपी सिंह जी को क्या बोलना है। अरे भाई जवाब दो, क्या इधर की बातें कर रहे हो? क्या बोलना मैं नहीं तय करूंगा। तो जब मैंने सबको धैर्य से सुना तो मुझे भी सुन लीजिए। अगर आपको लगता है, और ये दर्शकों को तय करने दीजिए कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये दर्शकों को तय करने दीजिए भाई। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के।
नोएडा का आपने जिक्र किया, घटनाएं पूर्ववर्ती सरकारों में भी होती थी, मैंने मना नहीं किया, घटना हुई और उस पर हमने बताया, बाकायदा कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया। और जिस नोएडा का आपने जिक्र किया, क्या अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया गया कि नहीं किया गया? और जिस आपने महोबा का जिक्र किया, क्या महोबा में अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया? क्या उस प्रधान अध्यापिका को सस्पेंड नहीं किया गया? डीएमआई गाड़ी किया में गया कि नहीं किया गया? तो ठीक है। ये देखिए, भ्रष्टाचार के ऊपर आंखें मूंद करके बैठने वाले राजनीतिक दल हम नहीं है। विकास जी, और लेकिन इसीलिए मेरा तो मैंने सवाल बताया था ना आपको। कि कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, अधिकारी को सस्पेंड किया गया है कि नहीं किया गया है, प्रशासन अगर इतना लापरवाह है, अगर वो प्रिया लापरवाही जी, बरत रहा है तो क्या कर रही है सरकार? मेरा मेरा सवाल विकास जी निवेदन है कि है, आखिर ये सरकार का भ्रष्टाचार काम क्यों? क्या है, सरकार का आप काम क्या है, मैं वही बता रहा हूं ना। आप सुनेंगी ना तब तो पता लगेगा। विकास जी, आप कि अगर मुद्दे में रहकर बगैर मुद्दे एक की पक्ष बात को करें तो सुने, बिल्कुल आपने सब केवल सुनेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दलीलें पूरी मुक्तता के साथ सुनी और ये तय कर दिया कि सरकार दोषी है। और पूर्व में सरकार चलाने वालों ने इस उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मैडम, मैं माहौल जवाब दिया देता हूं। कि हर किसान के घर में मर्सिडीज बोल लेने थी। दीजिए चल ये जी, आपने पहले तय उनको कर दिया बोलिए। बगैर बहुत बोल सरकार दिया। को सुने हुए, बगैर भारतीय जनता पार्टी को सुने हुए। प्रिया जी मेरा केवल निवेदन है 10 आपसे, मैंने हाथ जोड़ करके सुना था, मैं निवेदन किया था हाथ जोड़ करके। अब इससे ज्यादा मैं कैसे निवेदन करूं कि मैंने धैर्य से सुना आप सबको। बोलिए मुझे भी विकास सुन जी, लीजिए धैर्य बात से। अपनी बात पूरी करिए। अगर आप जिस डिबेट तरीके इसलिए से होती है शुरुआत कि कर रहे हैं, दर्शक आपने तय बोला करें। ही यही कि पूर्व में जो सरकारें थी। अरे भाई, मैंने हमीरपुर की घटना का जिक्र इन्होंने किया, मैंने उस पर बताया कि नहीं बताया? और डिबेट में बोलना मैं तय करूंगा प्रिया जी। आप मुद्दे से डिरेल करके मेरा टाइम खराब कर रही हैं और मेरा विषय भी पूरा नहीं आ पा रहा है। एक और सेकंड, अभी विकास डिबेट जी। क्लोजअप हो जाएगी 20 मिनट बाद और हम जैसे के तैसे आए और बैठ करके चले गए। विकास जी, ये सवाल विपक्ष के नहीं है पहले तो, और आप जो शुरुआत कर रहे थे कि पूर्व की सरकार में क्या हुआ, मेरे पास सर लिस्ट है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप इसका जवाब दे दीजिए, चाहे वो महोबा में पानी की टंकी हो। आपने पहले बता दिया क्या क्या पूर्व की सरकार में क्या इस तरीके से घोटाले नहीं हुए, बंदरबाट नहीं हुए, क्या हमने कार्रवाई नहीं की? हम ये कह रहे हैं कि आखिर ये जो लगातार खबरें सामने निकल कर आती है भ्रष्टाचार की, वो क्यों हो रही है? बोलिए। फिर आप कहिए विकास जी, मौका नहीं दिया जाता है आपको बोलने का। नहीं तो सवाल आप करेंगी या विपक्ष के जो हमारे साथी बैठे हैं उनके भी सवाल आए, मुझे उन पर भी बोलना है। ठीक है, बोलिए अब विकास आप जी, ही तय बोल कर दीजिए अब। नहीं, मुझे किस पर बोलना है आप तय कर दीजिए। विकास जी जब लगातार आप ही सवाल तय कर रहे हैं, आप करनी है जवाब और भी आप शायद नहीं डिबेट देना में चाह रहे हैं तो जवाब से रेफरी बच की रहे हैं। भूमिका में है तो आप ही तय कर दीजिए। मैं सवाल रिपीट कर दूं भाई? नहीं, आपके रिपीट सवालों का जवाब ही मैं दे नहीं रहा दे था। पाओगे, लेकिन नहीं दे मेरी पाओगे। कोई महोदया, भाजपा का मेरी प्रवक्ता महोदया, लफाजी आपसे वाली बातें सवाल करता है, का जवाब मैं जवाब दे ही नहीं देना पाता क्या है। देना है? एक मिनट, सवाल का जवाब मुझे तय करना है कि मुझे क्या बोलना ना, है। ना, ना, सही कोई बात व्यक्ति, है। मैं आपके सवाल वो को आपकी तय गलती कर नहीं सकता। भाई, प्रधानमंत्री तो जी आप भी अपने मेरे मन की जवाब बातें को करते तय हैं, कर किसी को सकते हो, सुनते ना नहीं कोई है। व्यक्ति तय कर सकता है। विकास जी, आप अपनी बात तो कहिए, आप तो बात ही नहीं शुरू कर रहे हैं। अरे सर, मैं अपनी पूरी बात शुरू कर रहा हूं, लेकिन मेरी मैडम शुरू 7-8 मिनट करने कहाँ देती है? नहीं, विकास जी अपनी बात रखिए प्लीज। मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ करके 3 से 4 बार हाथ जोड़ हो चुका गया हूं, भैया, लेकिन अपनी मेरे बात कोई रखिए सुनने को ही आप। तैयार नहीं है। अरे मैं 100% गलत बोल रहा हूं, ये जनता को, व्यूअर को तय करने दीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूं कि अच्छी बात सत्य है, बोल रहा हूं। आप अपनी बात करिए, रखिए अपनी बात। मेरा निवेदन के साथ सुन ले, मेरा निवेदन है आप सबसे, उसके बाद जिसे बोलना हो वो बोल ले। अरे बात तो रखो महाराज पहले। देखिए, आपने महोबा का जिक्र किया प्रिया जी, आपने नोएडा का जिक्र किया। नोएडा में अधिकारी सस्पेंड किए गए कि नहीं किए गए? महोबा के अंदर अधिकारी सस्पेंड किए गए कि नहीं किए गए? 2016 में जिस टंकी का आपने प्रकरण का जिक्र किया, वहां वो एजेंसी ब्लैकलिस्ट की गई कि नहीं की गई? ये होता है सरकार के काम करने की इच्छा शक्ति। 21 मार्च 2025, मैं 2025 की घटना का जिक्र कर रहा हूं, आनंद प्रकाश सहित 11 आईएएस अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में, लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर 11 आईएएस को कभी एक साथ सस्पेंड किया गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। और या तो फिर उत्तर प्रदेश में आप ये मान के चल रही हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं थी, या तो आप ये मान करके चल रही है। 10 नवंबर 2025 समाज कल्याण विभाग के 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। और उस सबसे बड़ी बात समझिए, केवल तीसरी इस बात से नहीं कर दी गई कि उन अधिकारियों को सस्पेंड करके मात्र खत्म कर दिया गया हो। उसमें कुछ अधिकारी थे जो रिटायर हो चुके थे, उनकी स्थायी पेंशन वृद्धि को रोका गया, उनकी पेंशन को स्थायी रूप से रोका गया। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हमेशा से कहते हैं, भ्रष्टाचार को रोकना और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हम डीबीटी क्यों लेकर के आए?
हम डीबीटी इसीलिए लेकर के आए कि हमारी इच्छा शक्ति बिल्कुल स्पष्ट थी प्रिया जी कि हम आम आदमी के खाते में सीधे पैसा पहुंचाएं, जिससे भ्रष्टाचार करने वालों को वो मौका ही ना मिले कि वो भ्रष्टाचार करें। और जहां भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हमने वहां काम किया। फिर भी रुक नहीं मैं रहा। विनम्रता के साथ कहता हूं, मेरे साथी कह रहे थे बार बार आरोप लगा देने से काम नहीं चलता, क्योंकि दोनों ही दल यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सरकारें चलाई। जरा पूछिए इनसे, राजकिशोर सिंह, गायत्री प्रजापति भ्रष्टाचार के आरोपी तभी तो थे जनता ने नहीं नहीं चुना इनको। जनता बेवकूफ थोड़ी है, जनता तो उसी को चुनेगी ना जो काम करेगी सरकार उनके लिए, उसी को जनता चुनेगी। इसीलिए तो चुना नहीं, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या फिर समाजवादी पार्टी हो। जनता तो उसे चुनेगी ना जो काम करेगा। उनकी सरकार में कितनी गड़बड़ी हुई, शिक्षा विभाग में कितने घोटाले हुए, स्वास्थ्य विभाग में कितने घोटाले हुए, कितनी गुंडागर्दी हुई। अब कोई वैलिड टाइम है सर इस पर बात करने का, आपको लगता है? और विकास जी, बहुत ही निवेदन के साथ में कहना चाहती हूँ आपसे, मैंने ये नहीं पूछा कि आपकी सरकार कितना कार्रवाई कर रही है, कितने अधिकारियों को सस्पेंड कर रही है। आप भी तो समझने की कोशिश करिए, जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, आपको नहीं लगता कि अब फुल स्टॉप कहीं तो लगेगा ना? आप कह रहे कार्रवाई कर देने से फुल स्टॉप लग जाता है, लगा क्या कोई फुल स्टॉप? कार्रवाई तो बहुत प्रिया जी, बोलिए। प्रिया जी, कार्रवाई तो बहुत समय पहले भी हुई और कार्रवाइयों के नाम पर इतनी की गई। हम सबको मालूम है, नीरा यादव नाम याद होगा, हाईकोर्ट की फटकार के बाद उन पर कार्रवाई होती है, उत्तर प्रदेश की सरकार जागती है। अनिल यादव हम सबको याद होगा, अखंड प्रताप सिंह, यादव सिंह, ये कौन लोग थे? उत्तर प्रदेश के वही आईएएस अधिकारी थे, वही वरिष्ठ अधिकारी थे जो पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का गैंग चलाते थे। तो ये उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की फटकार के बाद भ्रष्टाचार में भी कार्रवाइयां हुआ करती थी। मेरे साथी ने बार बार गन्ना को लेकर के सवाल किया, बार बार किसानों की बात की। इनसे पूछिए, 2017 में हमारे लिए 34,000 करोड़ का बकाया छोड़ गए थे गन्ना किसानों पे भुगतान करने के लिए। ठीक है विकास, ये स्थितियां थी जवाब उत्तर दूंगा प्रदेश मैडम के जरा अंदर। इनकी बातों का। आज उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान 2,86,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान हमारी सरकार कर चुकी है। ठीक है रवि जी, चंचल जी आऊंगी, बस नरेंद्र जी से मेरा एक छोटा सा सवाल। नरेंद्र जी, ये वैलिड जवाब लग रहा है आपको? कितनी बार इसको रिपीट करके लग रहा है क्या डिबेट का टाइम को खराब किया जा रहा है? देखो, हम इस पर तो टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार पर हम लोग डिबेट करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आप देखिए, लगभग सभी राजनीतिक दलों का शासन देश या प्रदेश पर रहा है। सारे जितने राजनीतिक दल हैं वो सब शासन कर चुके हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगभग सभी शासन में लगे हैं। तो कोई यह नहीं कह सकता कि इनकी पार्टी में शासन, जब इनकी पार्टी का शासन था तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इनकी पार्टी का शासन है तो भ्रष्टाचार हुआ है। आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी तो उसमें कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मेरा ये कहने का मतलब है, ये एक चीज़ जो मैंने बताई आपको, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए इसके कारणों का अध्ययन करके उस पर चोट करने की जरूरत है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि आपके सरकार में हुआ था, मेरी सरकार में हुआ था, उनकी सरकार में हुआ था, इनकी सरकार में हुआ था। नहीं, भ्रष्टाचार का जो मूल कारण है उस पर चोट करने की जरूरत है। आप देखिए, मैं थोड़ा सामाजिक बात कर रहा हूँ, आप देखिए एक एक शादी में करोड़ों रुपए के टेंट लग जा रहे हैं, कई लाख के गेस्ट हाउस बुक हो रहे हैं। कहाँ से आ रहा पैसा? ये सैलरी के पैसे से कोई कर नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। सैलरी के पैसे से कोई नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार जो है ये आपराधिक न रह करके अब सामाजिक जो है एक अपराध हो गया है। समाज को भी इसमें सोचना पड़ेगा, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। बाकी सारे राजनीतिक दलों के शासनकाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन नरेंद्र जी, जान तो आम जनता की जाती है ना। इतने गड्ढे खुदे पड़े हैं सड़क के किनारे, कभी किसी की जान चली जा रही। हमने अभी भी देखा नोएडा से जो खबर आई, 3 साल का मासूम गिर जाता है गड्ढे में। किसकी जिम्मेदारी है? क्या उनके घर वाले गड्ढों को भरने का काम करेंगे क्या? देखो, ऐसा है कि आप भ्रष्टाचार के मूल पर जाइए ना। जैसे मेरा भाई बैठा हुआ इधर, इसने गन्ना किसान की बात की। मैं इन्हीं से सवाल करता हूँ, क्या हम वोटर जब हम वोट देने जाते हैं तो क्या किसान बन के जाते हैं? जाति धर्म ये वो फलाना ढमाका, भाई भतीजा ये वो, तो जब हम ऐसे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तो कहाँ काम चलेगा? नहीं, मैं बताऊंगा। एक मिनट भैया, तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको भी चेतना लानी पड़ेगी अपने अंदर। और हमें, मैं बताऊं आपको,
एक जिले स्तर पर एक कमेटी होती थी जिसका अध्यक्ष जो है वो एमपी होता था, एमएलए उसमें मेंबर होते थे, डीएम या सीडीओ पदेन सचिव होते थे। और उसमें जब उसकी मीटिंग होती थी तो मैं आपको बताऊं उसमें सैकड़ों शिकायती पत्र होते थे कि यहाँ काम नहीं हुआ, वहाँ गड़बड़ हुआ, वहाँ गड़बड़ हुआ, वहाँ गड़बड़ हुआ। आज एक भी शिकायती पत्र उस कमेटी में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कंप्रोमाइज कर लिया है भ्रष्टाचार से लोगों ने। और इसमें कोई एक दल मेरी समझ से जिम्मेदार नहीं है, राजनीतिक दल भी जिम्मेदार है और कुछ न कुछ जनता की भी जिम्मेदारी है। अगर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है तो सबको जागरूक होना पड़ेगा, तभी इससे मुक्ति मिलेगी। इस भीषण बीमारी से मुक्ति पाने के लिए सबको इसमें सकारात्मक पहल करनी पड़ेगी। ठीक है रवि जी, आती हूँ चंचल जी से, बस जवाब ले लूँ फिर आपके पास आती हूँ। बोलिए बोलिए चंचल जी। देखिए मैडम, अभी इन्होंने बात कही कई सारी बातों का, इधर उधर घुमाने वाली बात। बीजेपी का एक नारा है मैडम, मेरा झूठ सबसे मजबूत। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलता है, मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलते हैं। ये कई बानगी ऐसे कई बार मैं आपके चैनल बोल चुका हूं। आप सोचो कि आपको याद होगा बैठे हैं पांडे जी, इनसे अगर पूछ लीजिए। दूसरा गिनाया था कॉमनवेल्थ। रवि जी आती हूँ आपके पास। ठीक है रवि जी आती हूँ। आपको बताऊं, आपको याद होगा आदर्श गांव बना रहे थे, स्मार्ट शहर बना रहे थे। 100 स्मार्ट शहर पूरे देश में बन गए, 17 उत्तर प्रदेश में बन गए हैं। एक भी स्मार्ट शहर बता दो अगर कहीं पे अगर कुछ काम किया हो। नगर निगम 17 बीजेपी का कब्जा है, सब भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। आपका ट्रिपल इंजन है। मैं तो चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर हिम्मत और नैतिकता है तो बीजेपी वाले मेरी बातों का जवाब दे दे। हर बजट में 5 जिलों में मेट्रो बनाते हैं ये उत्तर प्रदेश में। 5 जिलों में कौन? आगरा, बरेली, गोरखपुर, वाराणसी और आपका प्रयागराज। बताओ पांडे जी कहां यात्रा कर चुके हो? नहीं बता पाओगे। ये भाजपा ही केवल झूठ बोलने के लिए बैठते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से, आप मुझे बताओ। अभी आप कह रहे थे नोएडा अथॉरिटी की बात कर रहे थे, वहां की डीएम है मेघा रूपम जी। उन्होंने 67 बीएलओ और सुपरवाइजर के खिलाफ, जो बेचारे बहुत कम पैसे पे नौकरी करते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने केस ठोक दिया। एसआईआर प्रॉपर नहीं हो रहा था, समय से नहीं हो रहा था। और यही डीएम है जिनके कार्यकाल में वहां पे युवराज की हत्या हो गई। ये सिस्टमैटिक हत्या हुई है। लेकिन उनके जो है, चूंकि वही कहावत है कि भाई उनके तो पिताजी चुनाव आयोग के प्रमुख हैं, तो अब सिंपल सी बात, उनके खिलाफ किसकी हिम्मत है कार्रवाई कर पाएंगे? क्या मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे क्या? आप मुझे बताओ। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे हमारे साथी। पूरे देश में तकरीबन 750 जिलों में बीजेपी के बहुत टॉप क्लास के जो है आपके 3 स्टार से प्लस है। रवि सर 3 स्टार, हमारे आजमगढ़ वाला तो बहुत टॉप क्लास का बनाया इन्होंने जो है अपना कार्यालय। मैं बताऊं, जो पार्टियां ये भी कह रहे थे ना कि बहुत शासन किया, वो पार्टी अपना कार्यालय नहीं बना पाई। लेकिन ये भाजपा वाले इतने ईमानदार हैं मैडम, इतने ईमानदार है भाजपा वाले कि लखनऊ से लेकर के पूरे प्रदेश से लेकर कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां पे 3 स्टार और 5 स्टार टाइप के होटल, उनके होटल टाइप के जो क्या नाम है उनके कार्यालय बन गए हो। दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूं मैडम, अभी गन्ना किसान की बात कर रहे थे हमारे साथी सर, वरिष्ठ पत्रकार साथी। इन्होंने कहा कि गन्ना किसान समस्या कैसे दूर होगी, क्योंकि आप जाति धर्म देख के वोट देते हो। आप बताओ, विधायक कुछ नहीं कर सकता। जब चीनी मिल को जो है आपको यह कह दिया गया कि भैया नहीं, किसानों को परेशान करना है, किसानों का गन्ना का मूल्य, मैंने कहा ना कि अपने शासन में हम लोगों ने 120 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाया मात्र 5 सालों में। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसी रेशियो में अगर आगे बढ़ाते, सुनिएगा पांडे जी, बड़ी ईमानदारी से आप चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक करने के लिए बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। अगर उसी पॉइंट पे मैडम, अगर ये लोग गन्ना किसानों का मूल्य बढ़ाते तो कम से कम आज के समय में 500 रुपए किलो लमसम गन्ना का रेट होता। लेकिन नहीं बढ़ाया 10 साल में इन्होंने। छोड़िए बातों को, कम से कम जो समर्थन मूल्य उसको तो समय से मिल जाए मैडम, वो भी नहीं मिलने वाला है। छोड़ दीजिए। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि अभी आप मुझे बताओ कोई ऐसा विभाग जहां पे भ्रष्टाचार ना हो। इसी लखनऊ के अंदर, विकास भाई आप इस बात को जरूर मानेंगे, इस लखनऊ के अंदर समाजवादी पार्टी का आप जितने भी आरोप लगा लिया, सर ने कहा कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ, सब कुछ हुआ, मैं आप मुझे बता दो, इसी भ्रष्टाचार होने के बावजूद अगर आप कह रहे तो हमारे समझ में भ्रष्टाचार तो नहीं आया। आप जेपीएनआईसी की बिल्डिंग से लेकर के गोमती रिवर फ्रंट से लेकर के गोमती नगर में हाईकोर्ट की बिल्डिंग से लेकर के अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, ट्रिपल आईटी बना, संस्कृति विद्यालय बना, डायल 100 की बिल्डिंग बनी, पुलिस मुख्यालय बना, इसके अलावा आगे बढ़ोगे अवस्थ शिल्पग्राम बना, सिग्नेचर बिल्डिंग बनी, उसके आगे आप बढ़ोगे जेपीएनआईसी के बगल में आपने देखा होगा लोक भवन बना, इसके आगे आप बढ़ोगे तो बगल में लोहिया विज्ञान संस्थान के अंदर अंकुलादि भवन बना, एकेडमिक ब्लॉक बना, इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बना, उसके और आप आगे बढ़ोगे तो अमौसी से लेकर मुंसिपल तक मेट्रो बनी।
आपका किसान मंडी बाजार बना, इसके अलावा विद्युत नियामक आयोग की बिल्डिंग बनी, जो 100 बेड का अस्पताल आसियाना में था पांडे जी, उसको 300 बेड अखिलेश जी ने बनाया। इसके अलावा राम सागर मिश्रा के नाम 100 बेड का अस्पताल बना, इसके अलावा 200 बेड का अस्पताल बना। मैं मैडम आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, प्रवक्ताओं से, कि कोई एक काम तो बता दो जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो। ठीक है चंचल जी, जवाब लूंगी विकास जी से। रवि जी अपनी बात रखना, ठीक है चंचल जी, रवि जी बोलिए। प्रिया जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि यही भाजपा वाले थे जो ढिढोरा पीटते हुए नहीं थकते थे कि कांग्रेस की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ, और 3 प्रमुख भ्रष्टाचारों को ये गिनाते थे, 2G, कॉमनवेल्थ और कोल घोटाला। मैं आपको बताऊं कि 2G घोटाले के जितने आरोपी थे, आज आदरणीय ए राजा जी संसद की कार्रवाई चलाते हुए दिखे जाते हैं और उनको लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी पे बैठते हैं। 12 साल से सरकार है, इनको उनमें शायद भ्रष्टाचार की एक खानगी नहीं दिखती, वरना उनको जेल में जाना चाहिए। आज वो संसद की कार्रवाई चलाते हैं। दूसरा आपको बता दें, कॉमनवेल्थ घोटाले में कलमाड़ी जी 9 महीने जेल में रहे, सौभाग्य से दुनिया छोड़ के चले गए। ईडी और सीबीआई दोनों ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया कि वहां भ्रष्टाचार का एक भी सबूत नहीं मिला। तीसरी जो सबसे बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले की बात हुई थी, वो कोल घोटाले की। 2024 में नवीन जिंदल जी इनके अंदर आ गए भाजपा में, और वो धुल के निकल गए। वो तीनों मुख्य भ्रष्टाचार खत्म हो गया, साबित नहीं कर पाए। अब आ जाइए दूसरी चीजों पे। अभी ये कह रहे थे रोड की बात। समाजवादी पार्टी के समय में एक बना था आगरा से लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे, उसका रैंडम 90 किलोमीटर उठा ले विकास भाई, कहीं भी रैंडम, कहीं का भी। और जो 8 साल बने हुए वो 2017 से फंक्शनल है, और 20 जून 2025 को जिस लिंक एक्सप्रेस का उद्घाटन किया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, 8 महीने हुआ भी 20 फरवरी आने में। 8 महीने में अगर उस 90 किलोमीटर के टुकड़े में आपकी दूनी न टूटी हो, तो आप मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज करिए, व्यक्तिगत आरोप लगा रहा हूं, और 800 दिन जमानत नहीं मांगूंगा मैं। 80 करोड़ पर किलोमीटर के खर्चे से बनने वाली रोड 80 दिन में 80 जगह से टूटी थी। 8 महीने हुआ है अभी, ये मैं आरोप लगा रहा हूं। सर उसका टोल भी डबल है। के नाम पे जो रोड है मेरे गांव में, कैप्टन अंशुमान सिंह मार्ग, 18 महीने से मैं यूपी क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के एक्सीएन को अप्रोच करता रहा। 7,20,000 रुपया मेंटेनेंस के लिए था 2024-25 में, और 20,000 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। अगर ये गलत कह रहा हूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दीजिए। ठीक है। तीसरी बात मैं आपको एक और कहना चाहता हूं। बोलिए। आप कह रहे थे कि बड़ी काम हुई, लखनऊ को आपने स्मार्ट सिटी बना दिया। एक अच्छे एरिया में मेरा घर है, लेकिन आज भी न पानी की टोटी है, ना ही तो सीवर है। ये आपकी स्मार्ट सिटी का नमूना है, बिल्कुल रोड के किनारे है। तीसरी बात, जिन किसानों को आप महिमा मंडन करते थे, अब तो उनके हितों को आप अमेरिका के आगे गिरवी रख रहे हैं। कम से कम हमारे यहाँ के किसान धान और गेहूं पैदा करते थे, C+2 तो देना दूसरी बात है, डीएपी उपलब्ध कराना तो अब दूर की बात हो गई, यूरिया आप दे नहीं पा रहे हैं, और वो किसान बेचारा 1900 रुपया कुंटल धान बेच रहा है, और वही ला करके और आपका जो खरीदने वाला है वो 2100-2200 ठीक है रवि जी, और बीज के बिचौलिए खा रहे हैं। आप बताइए कि क्या करें। हमारे ऊपर तो कहते थे कि 1 रुपए में। ठीक है रवि जी, जवाब भी सुन लीजिए विकास जी से, सवाल कुछ ज्यादा ही लंबे होते चले जाएंगे। ठीक है रवि जी, 10 सेकंड मैडम ऐड ऑन करना बस प्लीज, 10 सेकंड बोलिए। आप देखिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का 91 किलोमीटर का है, उसका टोल का रेट पैसा है 285 रुपए टोटल। और मैं जब आजमगढ़ से लखनऊ जाता हूं तो 232 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, उसका 450 रुपए, 445 रुपए, तो तकरीबन टोल भी डबल हो गया, टोल रेट भी डबल है मैडम। ठीक है, ठीक है रवि जी, चंचल जी, ठीक है, जवाब भी लेना चाहूंगी क्योंकि सवालों की लिस्ट काफी लंबी होती चली जाएगी। ठीक है रवि जी। विकास जी, विकास जी बोलिए। ठीक है रवि जी, ठीक है। अरे आप देखो कि वो बना था, उसके दूने में बनवाया 7288 करोड़ में। ठीक है रवि जी, जवाब भी अब सुन लीजिए। ठीक है, और आप कहते हैं टोल कम। ठीक है रवि जी, बोलिए विकास जी। क्या तार्किक बात करते हैं महाराज? मन की बात सुनने के लिए तार्किक बात करेंगे कि उसका टोल कम है। ठीक है रवि जी, अब जवाब तो सुनिए, जो इतनी बड़ी लिस्ट तैयार कर दी है सवालों की, अब जवाब भी सुनिए। ठीक है, बोलिए विकास जी। नहीं, जवाब तो आपको मेरे हिसाब से सुनना है केवल उसी पे, जवाब इन सवालों पे थोड़ा ना सुनना। मैं इन्हीं सवालों पे जवाब दे रहा था, जवाब उत्तेजित हो रही थी। खैर कोई बात नहीं, सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें बात। अरे विकास जी, सीधे सीधे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं आप? पहली चीज तो यही सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। मैं दे रहा हूं मैडम, मैं तो हाथ जोड़ के मैंने इसीलिए मैंने भी बहुत आराम से आपसे विकास जी सवाल किया।
हम जान नहीं जी, ठीक है, एक सेकंड विकास जी, जाते ही नहीं है इतिहास पे, हम तो कह ही नहीं रहे कि आप जवाब दीजिए, इतने इतिहास में जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए 1 to 1 हम आप डिबेट करेंगे तो आपको पता लगेगा। बोलिए विकास जी, जवाब दीजिए, ठीक है, कभी 1 to 1 सवाल जवाब करेंगे बिल्कुल तो पता बिल्कुल लगेगा बिल्कुल, मैं इतिहास ठीक में है जाता ठीक है हूं, विकास जी, नहीं उसका भी बिल्कुल मौका आएगा, तब आप बिल्कुल 1 to 1 जवाब दीजिएगा, ठीक है, बोलिए अभी। बिल्कुल। सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ऐसे यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं, ये ऐसे लग रहा हो कि उत्तर प्रदेश का कायाकल्प ये करके आए थे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जिनके साथ आप गठबंधन थे, सबने उत्तर प्रदेश डुबा दिया। उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह रहे हैं कि तमिलनाडु में फेल है, तमिलनाडु में योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी है, खुद कह रहे हैं। जाइए जरा आरपी सिंह जी को भेज दीजिए, और अगर वहां ना जाना चाहें तो जरा हिमाचल चले जाइए, अभी 2 दिन पुरानी खबर है, पैसा नहीं है हिमाचल सरकार के पास कि अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक दे पाए, सब्सिडी खत्म कर रहे हैं वहां पर, आम जनता को जो सब्सिडी दी जा रही है वो बिल्कुल बंद कर रहे हैं। तो सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले, जिसमें 72 क्षेत्र, तो पहले अपने गिरबान में जान लिया हमारे साथी। ठीक है रवि जी, ठीक है, देखिए समय कम है, जवाब सुनने दीजिए पहले, ठीक है रवि जी, किसी के बीच में नहीं बोला, लेकिन सबको इतना दर्द ठीक है विकास जी, अब बोल भी लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ प्रिया जी। अरे कोई नहीं बोल रहा है आपके बीच में विकास जी, देखिए समय कम है, चाहूंगी कि कम समय में अपनी बात पूरी कर लीजिए, ठीक है, बोलिए। उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार जड़ों में जो घुसा हुआ था, चाहे अधिकारियों के माध्यम से हो चाहे अन्य किसी माध्यम से, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने हर संभव प्रयास किया और आगे भी हमारे प्रयास जारी है, और उसी का परिणाम है। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, अभी मैंने 2025 के उदाहरण दिए, और मैं दावा करता हूं उत्तर प्रदेश के किसी जनपद का अखबार उठा के देख लेना, कहीं ना कहीं किसी जनपद में एंटी करप्शन की टीम किसी अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ते हुए नहीं आएगी। ये कभी इससे पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। और मैंने कहा आपसे कि अभी मार्च 2025 में 11 IAS अधिकारियों को यूपी की सरकार ने सस्पेंड किया। अगर इससे पहले कहीं भ्रष्टाचार के ऊपर इतनी बातें रिपीट कर रहे हो पांडे जी, उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी नहीं होती कि हमारे इतने प्रयास के बाद भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी आज भी पूरी करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है रवि जी, देखिए आपने सवाल रख लिया, समय कम है, जवाब सुनिए पहले, ठीक है रवि जी, ठीक है, बोलिए विकास जी। ठीक है विकास जी, लेकिन जरा इसका भी उत्तर दे दीजिए कि ये जो लगातार जो खबरें हम देख रहे हैं, चाहे वो महोबा में पानी की टंकी की खबर हो या फिर आगरा में जिस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही होती है, सड़क धंस जाती है, चाहे वो महोबा में दूध में पानी मिलाने का मामला हो, मिड डे मील के नाम पर, चाहे वो कानपुर में GSVM अस्पताल में कैसे मरीजों के बीच में कुत्ते टहल रहे हैं, हापुड़ में स्कूल में छात्र झाड़ू लगाते दिख जाते हैं, सोनभद्र में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, दिन दहाड़े वहां पर अवैध कारोबार चलता है अवैध खनन का, कानपुर में देखा जाता है स्मार्ट सिटी तो कह दिया गया, लेकिन कैसे वहां पर सड़कों के किनारे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इतनी सारी ये जो तमाम खबरें हम रोज देख रहे हैं, कैसे एम्बुलेंस नहीं मिल रही है तो ठेले पर मरीज ले जाते तीमारदार नजर आ जाते हैं, टॉर्च की रोशनी में इलाज चल रहा होता है। ये जो लगातार खबरें सामने आती हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो विकास जी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इसको मुद्दा भी बनाती है। सोशल मीडिया पर रोज ट्वीट्स हम देखते हैं, हजारों ट्वीट्स किए जाते हैं। क्या जवाब देंगे इस पर कि ये थमेगा कि नहीं थमेगा? क्या सिर्फ यही कह देंगे कि देखिए अगर मामले आते तो हम कार्रवाई भी तो करते हैं? बोलिए। नहीं, देखिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक तरफ वो लोग इन प्रश्नों पर सवाल उठाते हैं प्रिया जी, जिन लोगों की सरकारों में मामले भी होते थे और कार्यवाही भी नहीं होती थी। दोनों चीजें हैं, मामले भी होते थे और कार्यवाही नहीं होती थी, और यहां तक कि हाई कोर्ट को दखल देना पड़ता था। तो ये वो लोग आज उत्तर प्रदेश की सरकार पर जब सवाल उठाते हैं, आप ईमानदार सरकार हो तो कोई काम तो बताओ लखनऊ में, केवल फर्जी वाली बातें हैं। आप बताओ पांडे जी, आप ईमानदार चंचल जी। नहीं मैडम आप बताओ, ये इनकी बात सुन चंचल जी समय कम है, जवाब सुन लेने दीजिए। आप मुझे एक बात बताओ ना कि आप लखनऊ में आप ईमानदार सरकार हो, कोई एक काम तो बताओ। अरे ये भ्रष्टाचार रुकेगा कि नहीं रुकेगा? काम तो बताओ तुमने किया। उत्तर प्रदेश ऐसे तो नहीं बन पाएगा ना विकास जी, ये जो तस्वीरें हम रोज देख रहे होते हैं। क्यों नहीं बना पाए? आप बताओ ना। गोमती रिवर फ्रंट को आपने और बंटाढार कर दिया। आप मुझे बताओ, 2 क्रूज खड़ी थी, सड़ा दिया उसको। चलिए विकास कार्यों पर बाद में बात कर लेंगे, ये भ्रष्टाचार कब रुकेगा? आज मुद्दा इसी बात का था। ठीक है विकास जी, जवाब दे दीजिए। अगर इस तरीके से हम रोज खबरें देखेंगे तो जिस उत्तम प्रदेश का सपना देख रहे थे वो कैसे बन पाएगा फिर? बोलिए।
देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश ऐसे बन पाएगा कि आज उत्तर प्रदेश के बजट का आकार 3 गुना हो गया। अभी हमने बजट जो देखा 60% देखिए विकास जी, सरकार से किसी को शिकायत नहीं है, सरकार तो तमाम योजनाएं लेकर आती है, सरकार तो तमाम बजट पेश कर देती है, लेकिन वो बजट क्या वाकई जमीनी स्थिति में, जमीनी उसमें पहुंच भी पाता है या फिर सिर्फ कागजों में ही, फाइलों में ही ये सब योजनाएं देखी जाती है? 60% खर्च कर पैसा। मैं बताता हूं आपको कि कागजों में योजनाएं हैं कि फाइलों में योजनाएं। मेरे साथी आए और उन्होंने तमाम से चीजें गिना दी और कहा 90 किलोमीटर आप उस एक्सप्रेस वे का एरिया ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में वो भी तस्वीरें वायरल हैं जब एक कार जाकर के इसी एक्सप्रेस वे पे नीचे गिर जाती है। एकदम से एक्सप्रेस वे पहली बरसात में धस जाता है और एक्सप्रेस वे में कार धस जाती है जाके। तो इसी उत्तर प्रदेश में उसी एक्सप्रेस वे की कहानी है जिस एक्सप्रेस वे का हमारे साथी अभी उदाहरण देने के लिए कह रहे थे। तो कृपया करके उत्तर प्रदेश में इस तरीके की नैरेटिव ना सेट करने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत गंभीर है। लेकिन विकास जी, आप इस बात को मानते हैं जो पैसा सरकार देती है, जो बजट पेश किया जाता है, उसमें बीच में कहां घपला हो जाता है, कहां बंदर बाट हो जाता है, कौन वो पैसा खा लेता है सरकार का जो जनता के लिए होता है? इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या कहेंगे कि हाँ आप इस बात को मानते हैं कि नहीं बंदर बाट तो हो रहा है बीच में? नहीं, देखिए, विकास कार्यों को लेकर के 2-3 चीजें मैं स्पष्ट आपसे कर दूं। हम डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर के माध्यम से एक सिस्टम लेकर के आए, केवल इसलिए कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके। हम सिस्टम लेकर के आए कि हम जियो टैगिंग लेकर के आए। लाइव टैगिंग, आप निर्माण कार्य हो, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य हो, उसकी लाइव टैगिंग के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित रहे। हम उसको लेकर के लगातार प्रयासरत हैं और सबसे बड़ी बात, अधिकारियों पर भी हम अंकुश लगाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। संपदा पोर्टल के माध्यम से हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अधिकारी अपनी संपत्ति का 100% ब्यौरा सार्वजनिक करें और जो अधिकारी इसका ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करेंगे उनका वेतन तत्काल बिल्कुल विकास जी, लेकिन देखिए सरकार ये सारे प्रयास, ना ये मामले रुक रहे हैं, ना ये मामले रुक रहे हैं और ना ये खबरें रुक रही हैं। लगातार जो जनता है, जो वहां के कोई भी क्षेत्रवासी हो, वो यही कहते नजर आते हैं कि भाई हम तो शिकायत करने पहुंचते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है उनकी। तो जितने भी गड्ढे वाले केसेस हमने देखे जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं, वो भी यही कहते हैं कि बहुत दिनों से ऐसे पड़ा रहता है, हम शिकायत लेकर पहुंचते हैं लेकिन वहां कोई जवाब देने वाला बैठा नहीं होता है। ठीक है, तो लगातार देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे सवाल जो बिल्कुल उठते हुए नजर आते हैं, किसकी जवाबदेही, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। पैनल पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से चंचल यादव जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से रवि प्रताप सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नरेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे। तो लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से जो भ्रष्टाचार की तस्वीरें हैं वो कैसे उजागर हो रही हैं, वो सबके सामने है। चाहे वो कोई भी विभाग हो, इस बात की गारंटी कोई नहीं लेता है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर तमाम ऐसे विकास के दावे, सरकार तमाम योजनाएं लेकर आती है, लेकिन वो जमीनी हकीकत क्या कुछ है उसकी, वो वाकई इन तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल साफ